प्यारे बच्चों आपका क्लास 12 है। क्लास 12 का जो बायोलॉजी है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान के आज के क्लास में हम लोग 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस बार यदि आप 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड का, तो आज का जो सेशन होगा, आज का जो क्लास होगा आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि डायरेक्ट एग्जाम में आपका टकराएगा। क्या डायरेक्ट एग्जाम में आपका टकराएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कभी भी इस क्लास को आप मिसयूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि ग्राफियन और फॉलिकल, क्या ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। क्या ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, मानव के थायराइड में, या मादा मानव के अंडाशय में, या मेढक के अंडाशय में, या खरगोश के वृषण में पाए जाते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ग्राफियन फॉलिकल जो पाए जाते हैं मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। क्या मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरह से आप लोग एग्जाम में गर्दा उड़ाते रहिएगा, आपको एक भी प्रश्न में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप क्योंकि 12th ज्ञान से अपना स्टडी कर रहे हैं और 12th ज्ञान आपको हमेशा एक सही आंसर प्रोवाइड करवाता है, तो एक विश्वास के लिए जाना जाता है। तो आप लोग हमेशा एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए। तो चलिए सबसे यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि F2 संतति के वाह्यलक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभावता की स्थिति में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सा याद रखना है कि F2 संतति के वाह्यलक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभाविता के 1:2:1 स्थिति में होता है। क्या 1:2:1 में होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग VVI कर दीजिएगा, डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप लोग 3 स्टार भी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बोलते रहते हैं कि भैया क्या होता है कि आपका जो है ना यहाँ पे बायोलॉजी एकदम बहुत हार्ड एग्जाम में पूछा था। तो जितना हम सोल्यूशन करवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप उतना कीजिए ना। मेरे प्यारे प्यारे बहनें और प्यारे प्यारे भाइयों के लिए आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा VVI और जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उतना ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप कर लीजिए। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या कहता है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। आप यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रभाविता है, या युग्मक की शुद्धता है, या सहलग्नता है, या स्वतंत्र अवयूहन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा। देखिए मेंडल का जो नियम होता है, क्या होता है, मेंडल का जो नियम होता है, रूल्स ऑफ मेंडल का एक अपवाद जो है, क्या एक अपवाद जो होता है, अपवाद क्या है, सहलग्नता अपवाद है। क्या सहलग्नता अपवाद है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर जो 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे दोस्त मेरे भाई, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको क्या कर दीजिएगा, 5 स्टार लगा दीजिए ना जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है विनोद। क्वेश्चन क्या कहता कि डाउन सिंड्रोम, क्या डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात कर लिया जाए तो हमारा क्या होता है 47 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर जो है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 47 होती है, 47 होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बाबू लोग, डायरेक्ट इससे एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा, तो आपको कभी भी मिसयूज यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है ब्रदर जी। तो 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि न्यूक्लियिक अम्ल पॉलीमर किसका है। आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि न्यूक्लियिक अम्ल जो है किसका पॉलीमर है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि न्यूक्लियिक अम्ल जो है ना न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। क्या न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। आप लोग गलती क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा न्यूक्लियोसाइड मार दीजिएगा, ऐसा कीजिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कि न्यूक्लियिक अम्ल किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड। टाइड आप याद रखिएगा, टाइड का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6ठा नंबर का हमारे पास प्रश्न दिया गया है। तो 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर के बारे में बात कर देते हैं। इसका जो आंसर होगा PCR का, क्या PCR, क्या
पीसीआर का यहाँ पे सीधा सा होगा कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु ने हम लोग पीसीआर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पीसीआर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे रसूलों। अगला क्वेश्चन दिया गया है ना जी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, क्या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जैसे पीसीआर हम लोग कहते हैं, क्या कार्य होता है? इसका क्या कार्य होता है? मतलब पीसीआर जो होता है इसका क्या कार्य होता है? प्रतिलेखन होता है या स्थानांतरण होता है या प्रतिलेखन और स्थानांतरण दोनों होता है, आपको बताना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना मेरे दोस्त मेरे भाई, डीएनए। क्या? डीएनए प्रबंधन होता है। क्या होता है कि पीसीआर जो होता है ना इसका जो कार्य होता है डीएनए प्रबंधन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप एग्जाम में गर्दा उड़ाते रहिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और जितना ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा रहा है उतना सॉल्यूशन आप कीजिए ना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया मेरे दोस्त। और उससे पहले आपको एक तो यहाँ पे मोटिवेशन लाइन बोल देते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठाने लिया तो ठाने लिया। तो जब एक बार आप दृढ़ निश्चय कर लिए कि आपको एग्जाम में बेहतर करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप दिन रात अपने आप को झोंक दीजिए, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 8 नंबर का प्रश्न कि आरएनए के पिरिमिडियन में पाया जाता है। देखिए आरएनए के पिरिमिडियन में क्या पाया जाता है? देखिए पिरिमिडियन, क्या पिरिमिडियन में क्या पाया जाता है? आरएनए के पिरिमिडियन में, तो आरएनए के पिरिमिडियन में यहाँ पे पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरासिल पाए जाता है। क्या? साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से आप एग्जाम में गर्दा उड़ाते रहिए और आपका भाई संतोष कुमार आपके साथ हमेशा आपका साथ देते रहेगा। और कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता आप बेहिचक हमसे बात कर सकते हैं। आप कमेंट के जरिए अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना होने दिए थे और ना ही कभी दिक्कत होने देंगे, क्योंकि आपका भाई आपके चैनल जो है 12th ज्ञान का आपका 100% यहाँ पे गारंटी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न कि फाइलेरिया का वाहक क्या है? आपको बताना है जी कि फाइलेरिया का वाहक क्या होता है। नर फ्यूलेक्स मच्छर होता है जी, या नर एनाफिलिक्स मच्छर होता है, या मादा फ्यूलेक्स मच्छर होता है, या मादा एनाफिलिक्स मच्छर होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसमें जितना स्टार लगाना चाहते हैं ना बबुआ आप उतना स्टार लगा दीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फाइलेरिया, क्या फाइलेरिया का जो वाहक होता है, जो फाइलेरिया जो जिसके कारण होता है, क्या होता है? मादा फ्यूलेक्स मच्छर होता है। क्या होता है? मादा फ्यूलेक्स मच्छर होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाइलेरिया का वाहक कौन होता है, तो मादा, यहां से याद रखिएगा मादा फ्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बाबू आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको क्लास करने में एंजॉय आ रहा है? आप कमेंट कीजिएगा। और एक कमेंट और आप क्या कीजिएगा कि आपका जो होता है यहाँ पे आपका जो एग्जाम होने वाला है इसमें आप कितना नंबर लाना चाहते हैं? क्या आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, या 450 नंबर लाना चाहते हैं, या आप टॉपर बनना चाहते हैं? आप कमेंट करके बताइए और कमेंट कीजिएगा ने, तो हम देखेंगे कौन कौन स्टूडेंट कमेंट करते हैं और किनका ड्रीम क्या है, थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी सपना है आप सब एग्जाम में बेहतर कीजिए। तो 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युंजन द्वारा उत्पन्न होती है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हेजुअर। क्या? हेजुअर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। तो 11 नंबर का क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्त मेरे भाई? तो 11 नंबर का क्वेश्चन है ना, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे ट्रिपल होगा। क्या? ट्रिपल एजीन टीका का उपयोग नहीं होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे बाबू। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता। एंटीजन है, क्या है यहाँ पे? एंटीजन, एंटीजन। क्या ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता? तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? टाइफाइड के लिए उपयोग नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाइफाइड के लिए उपयोग नहीं होता है। और वही बात कर लेते हैं मेरे प्यारे 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 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 दिया गया। तो 12 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। यहाँ पे एड्स लिखा हुआ है। क्या है? एड्स। इसमें एड्स छूट गया था। तो एड्स होता है किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, या विषाणु द्वारा होता है, या जीवाणु द्वारा होता है, या हेलमिनसेंट द्वारा होता है? आप इसको बताना। देखिए एड्स के बारे में जब भी
बात कर लिया जाए तो एड्स जो होता है ना मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चों, विषाणु के द्वारा होता है। क्या विषाणु के कारण एड्स होता है? आप लोग हमेशा याद रखेगा। तो हमारा जो सही आंसर आप बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। विनोद बताइए, इतना ज्यादा खतरनाक और जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे एड्स क्या होता है, किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, एग्जाम के लिए जानते हैं, इसको आप 5 स्टार लगा दीजिएगा। एग्जाम में हर एक साल इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता और आपको हम बताएं कि जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना सिर्फ आप कवर करते जाइए ना, एग्जाम में बाबू नहीं छूटेगा। बार बार आपसे हम वादा कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? देखिए सिकल कोशिका, क्या सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? लिंग संबंधित रोग है या ऑटोसोम संबंधित रोग है या कमी जनित रोग है, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो ये जो है ना यहाँ पे सिकल कोशिका एनीमिया जो जिसको हम कहते हैं ऑटोसोम संबंधित रोग है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल 100%। क्या बोलते हैं जी? यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न। तो 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि एंटीबॉडीज क्या है? आपको बताना है कि एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो एंटीबॉडीज जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन है। मतलब एंटीबॉडीज के बारे में बात कर लिया जाए तो एंटीबॉडीज जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या ग्लाइकोप्रोटीन है? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप VVI क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो डेली आप क्या कीजिएगा, मेरे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा ना रेगुलर बेसिस पे आप लोग देखिएगा। एग्जाम में बाबू आपको दिक्कत होने नहीं देंगे, 100% गारंटी है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यदि आप शॉर्टकट के फेरा में रहिएगा ना कि कहीं से जाकर के हमको गेसिंग क्वेश्चन मिल जाएगा 40 से 50 क्वेश्चन और उसी से काम चलेगा बाबू, एग्जाम में जानते नाक भार गिर जाइएगा, आपको बहुत दिक्कत होगा। आपको एग्जाम में बेहतर करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ब्रदर जी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। बस यही जरूरत है कि मेहनत आपको स्मार्ट तरीका से करना होगा, ठीक है। तो 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि मूसा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है ब्रदर जी, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे इसको काट लीजिएगा, क्या है इसको काट दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ही स्किप कर देते हैं, यहाँ पे जो PDF देंगे ना उसमें अपडेट कर देंगे थोड़ा सा। चलिए उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि भूमि की उर्वरता शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। आपको नहीं पता है जी कि भूमि की उर्वरता शक्ति को परिपोषित का मतलब क्या होता है? बढ़ाने वाला जीव समूह क्या होता है? जैविक खाद होता है। क्या जैविक खाद के द्वारा जब हम अपने खेतों में जैविक खाद का छिड़काव करते हैं, जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरता शक्ति जो होती है, उपजाई शक्ति जो होती है बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया? तो 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शहद का निर्माण करती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है 17 नंबर का प्रश्न और आप लोग इसको 5 स्टार लगा दीजिएगा। क्या कहता है कि शहद का निर्माण कौन करती है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। तो शहद का जो निर्माण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन सा? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करते हैं। क्या कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है? तो ऑप्शन को देखना जरूरी है, जरूरी ना है जी। तो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन जो दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा, बिल्कुल सही आंसर जो है कि यहाँ पे शहद का जो निर्माण करती है ना कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। आप लोग इसको रट जाइएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही बात कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया ना थोड़ा सा इसके साइज में लाते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए सिल्क का जो धागा होता है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्रीबोइन प्रोटीन पाया जाता है। क्या फ्रीबोइन प्रोटीन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और PDF नोट्स के लिए, PDF नोट्स को लेने के लिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF जो इसका मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। देखिए मुर्गे में कौन सा बीमारी होती है? हैजा होती है या बर्ड फ्लू होती है या रानी खेत होती है या इनमें से सभी होता है? आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि मुर्गी में जो बीमारी होती है हैजा भी होती है, बर्ड फ्लू भी होती है, रानी खेत भी होती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या कहता है जी कि मृदा में मृदा कहने का मतलब क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम लोग नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया 21 नंबर का, और 21 नंबर का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यों कहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर है दम तुझ में तो जमाना बदल दो। क्या, अगर है दम तुझ में तो जमाना बदल दो, अपनी पसीने की ताकत को समझो और आज से मेहनत का पैमाना बदल दो। मतलब कि क्या होता है कि यदि आप आज से 5 घंटा पढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्त, आपने पसीना का ताकत मतलब अपने एबिलिटी को यहाँ पे क्रॉस करना है और आज से 8 से 9 घंटा कम से कम आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है बाबू। एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप किसी काम में बेहतर होना चाहते हैं तो उसमें आप ज्यादा समय दीजिए। जितना ज्यादा समय दीजिएगा उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनिएगा। तो 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि टिड्डा क्या है। आपको बताना है जी कि टिड्डा क्या है, उत्पादक है या प्राथमिक उपभोक्ता है, या उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। तो देखिए टिड्डा के बारे में बात करें ना तो टिड्डा जो है एक प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। टिड्डा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास 22 नंबर का प्रश्न दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो देखिए जैव रिएक्टर जो होता है अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी, उत्पाद का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास प्रश्न संख्या 23 है। तो 23वां प्रश्न का क्या कहता है, यहाँ पे गेंडा है। क्या है, गेंडा है। इसको थोड़ा सा मिटका दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, गेंडा लिखा हुआ है। क्या, गेंडा। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है। देखिए गेंडा अभ्यारण्य जो है ना असम में है। क्या है, असम में है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर कि गेंडा जो है किस राज्य में है, असम में है। क्या, गेंडा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है, असम में है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया मेरे प्यारे रसगुल्लों, बताइए हम जानना चाहते हैं कि इसका आंसर कौन से स्टूडेंट देना चाहते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। आपको बताना है कि रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, या दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची, या आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर के बारे में बात कर लेते हैं कि रेड डाटा जो बुक है उसमें विलुप्त हो रहे पौधों की सूची भी सम्मिलित है, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची भी सम्मिलित है, और वही बात कर लिया जाए आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्या, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 25 नंबर का प्रश्न, क्या 25वां प्रश्न हमारे पास क्या कहता है जी कि यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। आपको बता देते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक सींग वाला गेंडा क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, एक सींग। क्या, एक सींग वाला जो गेंडा होता है ना इसी के लिए यहाँ पे क्या विख्यात है, एक सींग वाला गेंडा। मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए विख्यात है। तो चलिए ऑप्शन को भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप काहे घबरा रहे हैं जी, बताइए। ऑप्शन को आपको थोड़ू हम नहीं बताएंगे, ऑप्शन को तो बताना जरूरी है ना जी, पूछना तो पड़ेगा ना। आप लोग डायलॉग सुनवे किए होंगे, कितना खतरनाक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्या, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और गेंडा में भी कौन सींग वाला, एक सींग वाला गेंडा है जी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और वही बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर का प्रश्न। तो 26वां प्रश्न क्या कहता है, विनोद। 26 नंबर का प्रश्न है ना विनोद कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। आपको बताना, देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर लिया जाए तो एक गैस नहीं है, कईयों गैस इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। इसलिए इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में आपको गर्दा उड़ाने से कोई नहीं रोकेगा जी। बायोलॉजी पढ़ने में कितना एंजॉय लगता है यार, बहुत ही आनंद आता है, एकदम बहुत ही शानदार एकदम क्वेश्चन रहता है। थोड़ा सा लगता है कि
सब क्वेश्चन को पहले से ही जानते हैं। तो 27 नंबर का प्रश्न है कि साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है। आपको बताना है जी कि मानव जो सहन कर सकता है, कितने तीव्रता के ध्वनि सहन कर सकता है। तो मानव के लिए उपयोगी जो होता है सहने के लायक जो ध्वनि होता है 30 से 20 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही बात कर लेते हैं 28 नंबर का प्रश्न। तो 28वां प्रश्न क्या कहता है? 28वां प्रश्न क्या कहेगा आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे दारू, अरे भाई दारू कहना थोड़ा सा उचित नहीं है कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। हाँ वही बोलिए ना जी कि दारू जो फैक्ट्री में हम बनाते हैं ना, तो दारू बनाने वाले फैक्ट्री में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है। क्या ईस्ट का उपयोग किया जाता है और ईस्ट के द्वारा ही शराब का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग दारू बनाइएगा ना तो ईस्ट ला दीजिएगा, सरल गरल फल उल जो रहेगा ना उसमें रख दीजिएगा, दारू बना करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दलहनी पौधों की जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। देखिए दलहनी पौधे जो होते हैं उसके जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। क्या राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों 30 नंबर का प्रश्न जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है जी? क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना छोटुआ कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, या पेट से उत्पन्न होता है, या थाइमस से उत्पन्न होता है, या यकृत से उत्पन्न होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। टी लिम्फोसाइट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है थाइमस के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा कि टी लिम्फोसाइट थाइमस के द्वारा उत्पन्न होता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं और 31वां प्रश्न में हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एगारोज किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्या एगारोज जो होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो समुद्री घास के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? समुद्री घास के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया? तो 32 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि जीनरयूज की डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 32 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया? तो चलिए 32 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्योंकि उतना क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हैं तो एक दो क्वेश्चन को काहे लगे छोड़ देंगे, यही पूछ देगा था। यहाँ पे दिया गया 33 नंबर का प्रश्न। तो 33 नंबर का प्रश्न दिया गया ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है? तो क्राई IAB जो है कॉर्न छेदक को नियंत्रित करता है। आप बोलिएगा कि कॉर्न का मतलब क्या होता है ब्रदर जी? कॉर्न का मतलब होता है मक्का होता है। क्या होता है? कॉर्न का मतलब होता है मक्का होता है। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहेगा मक्का छेदक को या कॉर्न छेदक को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वही बात कर लेते हैं ना जी अगला क्वेश्चन क्या है विनोद? अगला क्वेश्चन है ना गोलू, अगला के गोलुआ आप बताइए ना इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हम नहीं बताएंगे। क्या है कि ट्रांसजेनिक सुनहरा धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो ट्रांसजेनिक सुनहरा धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और वही अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास 35 नंबर का और सबसे अंतिम प्रश्न दिया गया है जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है जी? यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरम समुदाय जो होता है किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। क्या संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों आप सबका जितना भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन था सभी का डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो आप सबके लिए इतना मेहनत किए हैं तो आपको लगता है कि मेरे लिए वीडियो यूजफुल है। आप लोग वीडियो को मेरे दोस्त आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करके आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो आपको ज्यादा पसंद आता है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के PDF नोट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इस तरह से जितना भी क्वेश्चन था सबका डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।